आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्राकृतिक विभाजन भूगार्भिक संरचना। भूगार्भिक संरचना प्राकृतिक विभाजन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है? 7 में। ऑप्शन बी राइट। वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार, नर्मदा घाटी का पठार, बघेलखंड का पठार। इस 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार, नर्मदा घाटी पठार और बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार। बघेलखंड को पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ेंगे मध्य उच्च प्रदेश के अंतर है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी। तो सतपुड़ा श्रेणी के अंदर आता है पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। तो पश्चिमी श्रेणी के अंदर है राजपीपला, मध्य श्रेणी के अंदर है महादेव और पूर्वी श्रेणी के अंदर है मैकाल श्रेणी। और लास्ट है पूर्वी पठार जो कि बघेलखंड आता है। पूर्वी पठार में बघेलखंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। डिटेल में देखते हैं। मालवा का पठार पॉइंट 1 है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल देखें, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर विस्तृत है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर विस्तृत है। निर्माण दक्कन ट्रैप के लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। निर्माण मालवा के पठार का निर्माण जो हुआ है वो दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो मालवा के पठार। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? वो मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में राज्य के सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में मालवा के पठार स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में राज्य के सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में मालवा का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण जलवायु। ऑप्शन डी है समशीतोष्ण जलवायु। पॉइंट में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु होती है। यह गर्मी में सामान्य गर्मी, ठंडी में सामान्य ठंडी रहती है। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? मई। मई होता है, मई। तो मालवा में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। यह दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान रहता है। मालवा में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। तापांतर, मालवा में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। मालवा में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। यह दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान रहता है यहाँ। और मालवा में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है, मालवा का तापमान। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए। मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए। तो आंसर ऑप्शन होगा इसका सी, ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा। मतलब इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। मालवा के पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। मालवाई पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। मालवा पठार की विशेषताएं। मालवा पठार ढाल उत्तर से पूर्व की ओर है। उत्तर से पूर्व की ओर इस तरीके से है। मालवा पठार का ढाल उत्तर से पूर्व की ओर है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी शिगार। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी शिगार है। मालवा पठार में काली मिट्टी अधिकता है या अधिक पाई जाती है। मालवा पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। मालवा पठार के मध्य कर्क रेखा गुजरती है। मालवा पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, मतलब बीच से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। शिगार चोटी, शिगार। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। शिगार चोटी। ना क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? उत्तर से पूर्वी। उत्तर से पूर्वी अभी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा जाती है? मतलब मालवा पठार से बीच में से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा, मध्य से। क्वेश्चन नंबर 11। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? कौन सा युग्म सत्य है सीमा से? चंबल उत्तरी, ताप्ती दक्षिणी, मैकाल पर्वत पूर्वी, उपरोक्त सभी। मतलब तीनों सही है। चंबल उत्तरी है, ताप्ती दक्षिण है, मैकाल पर्वत पूर्वी है। तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण। उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है, दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है, पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत बनाती है, पूर्वी सीमा मैकाल पर्वत बनाती है। चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाती है, ताप्ती नदी दक्षिणी सीमा बनाती है, अरावली पर्वत पश्चिमी सीमा बनाती है और मैकाल पर्वत पूर्वी सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की विशेषताएं क्या हैं? स्थिति है। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। उत्तर मध्य भाग में स्थित है। क्षेत्रफल है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7 है। जलवायु कैसी है बुंदेलखंड के पठार की? ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म है तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। आंसर है डी, मतलब कि 1 2 4 सही है। 1 2 4 सही है। तो पठार का ढाल उत्तर की ओर है। पठार का ढाल उत्तर की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। बुंदेलखंड पठार का ढाल उत्तर की ओर है। इस पठार की प्रमुख नदियां हैं धसान। बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल, कैन आदि। तो बुंदेलखंड पठार की विशेषताएं क्या है? बुंदेलखंड पठार की विशेषताएं, बुंदेलखंड पठार का ढाल उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। बुंदेलखंड पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल, कैन, जामनी आदि हैं। बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां हैं धसान, उर्मिल, कैन, जामनी आदि नदी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा चोटी। सिद्ध बाबा चोटी बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है, सिद्ध बाबा चोटी। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्व उत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्व उत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? मालवा पठार के पूर्व उत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार डिटेल में देखते हैं। मध्य भारत का पठार स्थिति क्या है? मध्य भारत का पठार गंगा यमुना बेसिन तथा और मालवा पठार के पूर्व उत्तर भाग में स्थित है। मध्य भारत का पठार गंगा यमुना बेसिन और मालवा पठार के पूर्व उत्तर भाग में स्थित है। क्षेत्रफल क्या है? मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। मध्य भारत का पठार का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% है। मध्य भारत के पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैली समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। मध्य भारत पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैली समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ। विंध्यन शैल समूह के अपरदन से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? मध्य भारत पठार के बारे में विचार कीजिए। डी आंसर है। पहला गलत है, सेकंड वाला कचारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। मध्य भारत पठार के बारे में विचार कीजिए। कचारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। तीसरा है सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट है पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार में कचारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। मध्य भारत के पठार में कचारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। मध्य भारत के पठार में सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार में विषम जलवायु भी पाई जाती है। और डिटेल में देखते हैं। मध्य भारत पठार की विशेषताएं। पठार की मुख्य नदी चंबल है। मध्य भारत के पठार की मुख्य नदी है चंबल। मध्य भारत पठार में कचारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है।
मध्य भारत के पठार में कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। इस पठार को सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार को सरसों उत्पादक के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार में विषम ग्रीष्म ऋतु और अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड जलवायु पाई जाती है। मतलब मध्य भारत के पठार में विषम में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड जलवायु पाई जाती है। विषम का मतलब यही तो है कि अधिक गर्मी में मतलब गर्मियों में गर्मी, ठंड में सर्दी, ठंड में ठंड। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड जलवायु पाई जाती है मध्य भारत के पठार में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? मध्य भारत का पठार सरसों की हांडी अभी पढ़ा है। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र में कहा जाता है? मध्य भारत के पठार को। क्वेश्चन नंबर 18 मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कमार कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? रीवा पन्ना का पठार। पॉइंट 1 है रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में है। रीवा पन्ना का जो पठार है वो बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में और बघेलखंड के पठार में पश्चिम में स्थित है। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में है और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। 10.36% है रीवा पन्ना का पठार। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है किसका? रीवा पन्ना का पठार। विंध्य शैली समूह के अपरदन से निर्माण हुआ है। रीवा पन्ना के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? विंध्य शैली समूह के अपरदन से निर्माण हुआ है। रीवा पन्ना के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? विंध्य शैल समूह के अपरदन से निर्माण हुआ है। रीवा पन्ना का पठार विंध्यन शैली कगारी स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। विंध्यन कगारी स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। विंध्यन कगारी स्कॉटलैंड भी कहा जाता है रीवा पन्ना के पठार को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 रीवा पन्ना पठार के बारे में विचार कीजिए। तो आंसर होगा डी मतलब उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% भाग है। इस पठार में टोंस, बिछिया, कैन नदी प्रवाहित होती हैं। इस पठार में चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है। रीवा पन्ना के पठार के बारे में विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% भाग है। इस पठार में टोंस, बिछिया, कैन नदी प्रवाहित होती है। तीसरा पॉइंट है इस पठार में चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है। तो रीवा पन्ना पठार की विशेषताएं मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% भाग है। इस पठार में टोंस, बिछिया, कैन नदी प्रवाहित होती है। रीवा पन्ना के पठार में टोंस, बिछिया, कैन नदी प्रवाहित होती है। रीवा पन्ना पठार में चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी को। नर्मदा सोन घाटी स्थिति है मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में
तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। मतलब मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में, मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। क्षेत्रफल है राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26%। नर्मदा सोन घाटी की बात कर रहे हैं। नर्मदा सोन घाटी जो स्थित है वो मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है नर्मदा सोन घाटी का। निर्माण इस घाटी का मतलब नर्मदा सोन घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। नर्मदा सोन घाटी का निर्माण कैसे हुआ है? नर्मदा सोन घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। विशेष क्या नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। विशेषताएं क्या है? नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। नर्मदा सोन घाटी के बारे में विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% है, 26% भाग है। और गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है। 1 और 3 सही है। मतलब मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग है। गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है। तो मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल 26% भाग है। नर्मदा सोन घाटी की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी प्रमुख नदियां हैं। इस पठार में नर्मदा सोन घाटी के पठार में गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है। नर्मदा सोन घाटी की विशेषताएं। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग है। इस नर्मदा सोन घाटी की नदियां नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा सोन घाटी इस पठार में गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है। 22 क्वेश्चन नंबर 22। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग। सतपुड़ा श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी राजपीपला, मध्य श्रेणी में महादेव है, पूर्वी श्रेणी में मैकाल श्रेणी है। पश्चिमी श्रेणी में राजपीपला है, मध्य श्रेणी में महादेव है, पूर्वी श्रेणी में मैकाल श्रेणी है। तो राजपीपला हो गया ना राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में? पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 23। सतपुड़ा पठार के बारे में विचार कीजिए। सतपुड़ा पठार के बारे में विचार कीजिए। ऑप्शन डी 1, 3, 4। मतलब 1 सही है। यह नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है सतपुड़ा पठार। तीसरा पॉइंट है, इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदी प्रवाहित होती है। इस पठार में छिछली, काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। मतलब सतपुड़ा पठार नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देवना नदियां प्रवाहित होती हैं। दूधी, तवा
देनवा नदी यहाँ प्रवाहित होती हैं। सतपुड़ा पठार में, सतपुड़ा पठार में छिछली काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। सतपुड़ा पठार की विशेषताएं। सतपुड़ा पठार की विशेषताएं: नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% भाग है। इस सतपुड़ा पठार के क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस पठार में छिछली काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पठार की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पठार की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पठार कौन सा है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार बघेलखंड का पठार स्थित मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल प्रदेश के लगभग 7% है। संबंधित प्रमुख जिले सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। संबंधित प्रमुख जिले। विशेषताएं: मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक पठार है। 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 क्वेश्चन नंबर 25। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश में किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश में किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग। क्वेश्चन नंबर 26। बघेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। बघेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। 2 और 3। ऑप्शन बी सही है। 2 और 3। इस पठार में सोन, जोहिला, बनास, गोपत नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस पठार में चावल की खेती अधिक होती है। बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार की विशेषताएं: मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% भाग है। बघेलखंड पठार में सोन, जोहिला, बनास, गोपत नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस पठार में बघेलखंड पठार में चावल की खेती अधिक होती है। बघेलखंड के पठार में चावल की खेती अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 27। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो आंसर डी, उपरोक्त सभी, मतलब कि आर्कियन, विंध्यन और गोंडवाना तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश भूगर्भिक संरचना के आधार पर निम्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें, कटप्पा चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रैप चट्टानें और टर्शियरी चट्टान। मतलब आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें, कटप्पा चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रैप चट्टानें और टर्शियरी चट्टानें। ये इतनी सारी चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार किया गया? आर्कियन चट्टानें, विंध्यन चट्टान, गोंडवाना चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 28। बुंदेलखंड नीस किस चट्टानों में पाई जाती है? बुंदेलखंड नीस किस चट्टानों में पाई जाती है?
आर्किन चट्टानें। आर्किन चट्टानें अत्यधिक प्राचीन चट्टान यही है। यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण प्री-कैम्ब्रियन काल में हुआ है। प्री-कैम्ब्रियन काल में हुआ है। प्री-कैम्ब्रियन काल में हुआ है। आर्किन चट्टानें अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण प्री-कैम्ब्रियन चट्टानों में हुआ है। प्री-कैम्ब्रियन काल में हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस व शिस्ट का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस व शिस्ट का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। यह बुंदेलखंड का पठार है। विशेषता टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। यह बुंदेलखंड के पठार विशेषताएं टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। खनिज और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। खनिज और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? मैग्नीज। धारवाड़ चट्टानें आर्किन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। आर्किन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश में यह चट्टान संकोली सैणी, जबलपुर, चिल्पी सैणी, बालाघाट, सौंसर सैणी, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इनमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाई जाती है। आर्किन चट्टानों के अपरदन निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में यह चट्टान संकोली सैणी, जबलपुर, चिल्पी सैणी, बालाघाट, सौंसर सैणी, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इनमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। 1 और 2 इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। आर्किन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। आर्किन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। धारवाड़ चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? अपरदन से। आर्किन चट्टानों के अपरदन से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्किन चट्टानों के अपरदन से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। धारवाड़ चट्टानों की विशेषताएं इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। आर्किन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ चट्टानों को समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। धारवाड़ चट्टानों को समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान से होती है?
कडप्पा कडप्पा चट्टानें कडप्पा चट्टानें। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? कडप्पा चट्टानें। कडप्पा चट्टानें की विशेषताएं: कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा आदि खनिज पाया जाता है। कडप्पा चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा पत्थर आदि खनिज पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बेजावर श्रेणी पन्ना में हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बेजावर श्रेणी में हीरा पाया जाता है। ये कहाँ है? पन्ना में। बेजावर श्रेणी कहाँ है? पन्ना में जो हीरा पाया जाता है। नोट है कई स्रोत में हीरा उत्खनन विंध्याचल चट्टानों में भी बताया गया है। कई स्रोतों में हीरा उत्खनन विंध्यन चट्टानों में भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कडप्पा चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। उपरोक्त सभी का मतलब है इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। कडप्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है। कडप्पा चट्टानों की विशेषताएं: इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। कडप्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ है। कडप्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? उत्तरी भाग। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? उत्तरी भाग में। विंध्यन चट्टानें कडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह परतदार चट्टानें हैं। कडप्पा चट्टानों के बाद विंध्यन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह परतदार चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यन चट्टानों का विस्तार कैमूर भांडेर सोन श्रेणी में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यन चट्टानों का विस्तार कैमूर भांडेर सोन श्रेणी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में विंध्यन चट्टानों का विस्तार कैमूर भांडेर सोन श्रेणी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? सांची का स्तूप। ऑप्शन डी सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश का विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है सांची का स्तूप। विंध्यन चट्टानें इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। सांची का स्तूप बलुआ पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत है। विंध्यन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी,
चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। सांची का स्तूप बलुआ पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? निम्नलिखित दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास विंध्य क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है। विंध्य चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। तो ए सही है। ए एवं आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। 35 देख लेते हैं। 35 की विंध्य चट्टानें, इन चट्टानों बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। इन चट्टानों बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। विंध्य चट्टान। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36। मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाई जाती है? गोंडवाना चट्टानों में। ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में कोयला किस चट्टानों में पाई जाता है? गोंडवाना चट्टानों में। गोंडवाना चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपर कार्बोनिफेरस युग से लेकर जोरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जोरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। मध्य प्रदेश में यह चट्टानें पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर एवं बुंदेलखंड में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में यह चट्टानें पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर एवं बुंदेलखंड में पाई जाती है। यह चट्टान कोयले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। यह चट्टान कोयले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? कोयला प्राप्त होता है। 38 में क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है उपरोक्त सभी में पेंच घाटी, सोन घाटी, इनमें पेंच घाटी, सोन घाटी। मध्य प्रदेश में कोयला पेंच घाटी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, सोन घाटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, सोन घाटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पेंच घाटी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में कोयले के भरपूर भंडार पाए जाते हैं। पेंच घाटी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, सोन घाटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोयले के भरपूर भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र सुहागपुर, शहडोल, सिंगरौली, कोलार, उमरिया। कोयला क्षेत्र सुहागपुर, शहडोल, सिंगरौली, कोलार, उमरिया, सारणी,
बैतूल आदि गोंडवाना चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र सुहागपुर शहडोल है, सिंगरौली है, कोहरार उमरिया में, सारणी बैतूल में, सारणी बैतूल आदि गोंडवाना चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर 39 भू विज्ञान की दृष्टि में मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। भू विज्ञान की दृष्टि में मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। मध्य प्रदेश भू विज्ञान दृष्टि में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश भू विज्ञान की दृष्टि में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 40 मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? पचमढ़ी उपक्रम। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को पचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? दक्कन ट्रैप चट्टानों से। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? दक्कन ट्रैप के चट्टानों से। दक्कन ट्रैप चट्टानें क्रीटेशियन युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप बेसाल्ट दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। क्रेशियन युग में ज्वालामुखी क्रियाएं क्रीटेशियन युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप बेसाल्ट दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों को बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। दक्कन ट्रैप को बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। दक्कन ट्रैप को बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग मालवा पठार में पाई जाती है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग में पाई जाती मालवा के पठार में। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 मध्य प्रदेश से पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। 43 क्वेश्चन नंबर 43 इनमें कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? टर्शियरी चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ है। टर्शियरी चट्टान यह सबसे नवीनतम चट्टान है। टर्शियरी चट्टानें सबसे नवीनतम चट्टान है। मध्य प्रदेश में नदी घाटी में विशेषताएं नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती है। टर्शियरी चट्टानें मध्य प्रदेश में नदी घाटी में विशेषताएं नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती है। टर्शियरी चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 44 मध्य प्रदेश में मालवा पठार उद्गमित होकर उत्तर पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिला है? 40 मालवा पठार के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां जैसे चंबल, पार्वती, सिंध आदि नदियां यमुना नदी में जाकर समाहित हो जाती हैं।
यमुना नदी। सी ऑप्शन हो। मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गीत होकर उत्तर पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदी किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। यमुना नदी में जाकर समाहित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 मालवा पठार नर्मदा मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के माध्यम जल विभाजित का कार्य करता है? चंबल। मालवा का पठार चंबल और नर्मदा नदी के मध्य, कैमूर श्रेणी, यमुना और सोन नदी के मध्य, अमरकंटक महानदी और सोन नर्मदा नदी के मध्य। मालवा का पठार चंबल और नर्मदा नदी, चंबल और नर्मदा नदी के मध्य, कैमूर श्रेणी है, यमुना और सोन नदी के मध्य, अमरकंटक है, महानदी और सोन नर्मदा नदी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल द्विभाजिक कार्य करती है? मध्य जल द्विभाजिक कार्य करती है वो होगी कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल द्विभाजिक का कार्य करती है? कैमूर श्रेणी। 47 मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है। बैतूल एवं नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के जिले और संबंधित पठार, प्राकृतिक क्षेत्र संबंधित प्रमुख जिले। मध्य भारत का पठार ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर। मध्य भारत के पठार में कौन कौन से जिले पाए जाते हैं? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर। बुंदेलखंड का पठार में कौन कौन से जिला पाए जाते हैं? बुंदेलखंड का पठार निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर। बुंदेलखंड का पठार में कौन कौन से जिले पाए जाते हैं? निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर। मालवा का पठार में कौन से जिले आते हैं? मालवा के पठार में इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ। रीवा पन्ना के पठार में कौन से जिले आते हैं? पन्ना, सतना, दमोह, कटनी। रीवा पन्ना का पठार पन्ना, सतना, दमोह, कटनी। नर्मदा घाटी होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खरगोन, जबलपुर। नर्मदा घाटी के अंतर कौन से जिले आते हैं? होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खरगोन, जबलपुर। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, बड़वानी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में कौन कौन से जिले आते हैं? छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, बड़वानी। बघेलखंड का पठार सीरी, सिंगरौली, शहडोल, रीवा। बघेलखंड का पठार सीरी, सिंगरौली, शहडोल, रीवा। क्वेश्चन नंबर 48 मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? तो नरसिंहपुर और होशंगाबाद पठार। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? नरसिंहपुर, होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 49 मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? उत्तर और उत्तर पश्चिमी। मध्य भारत पठार के अंतर्गत चंबल, काली सिंध, सिंध, कूनो, सीप, पार्वती आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं।
मध्य भारत पठार के अंतर्गत चंबल, काली सिंध, कूनो, सीप, पार्वती आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, जो उत्तर और पश्चिमी की ओर प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट है क्वेश्चन ये, नेक्स्ट फिर आगे करेंगे 51 से आगे, ये 50 तक किए हैं आज। चावल का प्रमुख उत्पादन, मालवा चावल का प्रमुख उत्पादन कौन सा है? मालवा पठार, सतपुड़ा तथा बघेलखंड या मध्य भारत का पठार? तो इसमें तो होगा बघेलखंड का पठार। चावल का प्रमुख उत्पादन जो है वो बघेलखंड का पठार है। मध्य प्रदेश प्रमुख फसलें उत्पादन क्षेत्र, बघेलखंड के पठार में सबसे अधिक चावल पाया जाता है। मालवा के पठार में सोयाबीन और गेहूं पाया जाता है। सतपुड़ा पठार में मक्का पाया जाता है। मध्य भारत के पठार में सरसों, बुंदेलखंड पठार में गेहूं और तिल, नर्मदा घाटी में गेहूं, गन्ना, दाल। तो नर्मदा घाटी में गेहूं, गन्ना, दाल। बुंदेलखंड में गेहूं, तिल। मध्य भारत पठार में सरसों, सतपुड़ा का पठार में मक्का, मालवा पठार में सोयाबीन, गेहूं और बघेलखंड के पठार में चावल। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे।